चलिए हम लोग वेलकम टू द क्लास ऑफ अरुण सर गंगा घाट। हम लोग प्रत्येक दिन गंगा घाट पे एनआईटी घाट पे, एनआईटी घाट मतलब एनआईटी कॉलेज है, उसके पीछे है ना, गांधी घाट कहते हैं। वहाँ की सीढ़ी जहाँ की आरती होती है, उसी सीढ़ी पे हम लोग ज्ञान गंगा को प्रवाहित करते हैं। नहीं तो 6:15 पे। तो ये क्लास वहाँ से लाइव लेना मुश्किल हो जाता है कि रीज़न ये है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं वहाँ पर। तो हम इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आपको एक रेफरेंस में बाद में भी मिल जाए। जो लोग वहाँ आते हैं उनको दूसरा फ़ायदा बड़ा ये होता है कि एक रेगुलर उनका हो जाता है और उनका पर्सनल गाइडेंस मिलता है कि आप पर्सनल लेवल में, जैसे परसों की बात है, एक दो लड़कियां थी, वो दोनों नीट का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम दे रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उनका लाइफ साइंस था। तो वो बेचारी अपना बुक वुक लेके आई थी, तो मैंने देखा उसको, मैंने समझाया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो पर्सनल गाइडेंस इनको नेट का भी मिल गया। कुछ स्टूडेंट आते हैं, बोलते हम कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको हम बताते हैं कि हम आपको एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से, अगर आप 3 महीना पढ़ लीजिएगा तो आपका मार्क्स अगर पिछले बार जितना आया उससे 20 नंबर जरूर बढ़ जाएगा, तो आपका कांस्टेबल के रिटर्न में हो सकता है। वो दरोगा में भी बोलता है, तो इसके लिए भी यही है, उसके लिए हम बोलते हैं आपके लिए ये शुरू इतना तो पढ़ना ही होगा, और उसके बाद आपको 3 महीना जब दरोगा का एग्ज़ाम का रहेगा तो आप टेस्ट पेपर लगाइएगा। 3 महीना में आपको हम इतना टेस्ट पेपर दे देंगे कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो पर्सनल मेंटरिंग हो जाती है। कुछ स्टूडेंट आते हैं, बताते हैं कि सर हम कोचिंग भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्या कोचिंग छोड़ दें? तो मैं उनका कॉपी चेक करता हूँ, तो हम बोलते हैं कोचिंग बिल्कुल छोड़ दो बेटा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कोचिंग तुमको ना हर साल फेल कराएगा और बाद में तुम पढ़ना तुम्ही को है। तो यहाँ पर्सनल गाइडेंस ले लो, लेकिन अगर डेली तुम न्यूज एनालिसिस करते हो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो एक पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत चीज़ों को समझने लगोगे, और काफ़ी सारे हर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, चाहे वो परीक्षा कांस्टेबल का हो चाहे आईएएस का हो, आना ही आना है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हर दिन के पेज से तुमको अगर 2 क्वेश्चन मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दिस पेज इज वंडर पेज, जो पेज हम आपको देने जा रहे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। टुडे 16 जुलाई, थर्सडे का दिन है, गुरुवार, और ये जो हम 7 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मेंस परीक्षा है सितंबर में, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अगर 7 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन मिल जाए बहुत बड़ी बात है मेंस में। पीटी परीक्षा है 26 जुलाई को, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप नोट कर लीजिए। और 1 नंबर पे 5-5 हज़ार बच्चे छट जाते हैं, या तो 2 नंबर आपका बढ़ रहा है। तो दिस इज दैट मच पावरफुल, इतना पावरफुल है ये क्लास। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द मेथड ऑफ गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करता हुआ एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, जीएस पेपर 4 में, और भारत का एआई मिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है। क्लाइमेट फिनांस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आना ही है इस बार, और एनर्जी ट्रांजिशन। ये टॉपिक मैं थोड़े टाइम में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक बाद में भी पढ़ाऊँगा, 2-3 महीना बाद फिर रिपीट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंक्लूजिव ग्रोथ, ये टॉपिक अभी पढ़ने के साथ साथ तुरंत आप मेंस का क्वेश्चन लिखने के काबिल बन जाओगे, लेकिन इसको मैं फिर से दोबारा पढ़ाऊँगा बाद में, कुछ डाटा नया चेंज करके। इंडिया चाइना रिलेशन एंड इंडो पैसिफिक, चाइना के रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ज़्यादातर, पैसिफिक पर अभी थोड़ा सा कम करेंगे। नेबरहुड फर्स्ट, बिम्स्टेक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और इन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में वाटर सिक्योरिटी, फ्लड मैनेजमेंट,
ड्रॉट मैनेजमेंट, रिवर मैनेजमेंट इन बिहार, और बिहार के 5 फैसिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? गंगा घाट पर आपको यही पेज मिलेगा, पेज ऐसा ही होता है। फॉन्ट साइज पढ़ने लायक है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, एथिक्स एंड इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। AI enables learning, reasoning, perception and decision making. Generative AI creates text. हम क्या बात कर रहे हैं? जेनरेटिव AI। एक नॉर्मल AI है और एक जेनरेटिव AI है। तो जेनरेटिव AI जो है वो टेक्स्ट भी बनाता है, इमेज भी बना सकता है, ऑडियो भी बना सकता है, और ये भी। इंडिया का AI मिशन जो है वो 7 मार्च 2024 को चालू हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 10,372 करोड़ का बजट है 5 साल के लिए, और इसके बाद जो 34,000 प्लस GPU की बात कर रहा है। 7 पिलर्स AI के माने जाते हैं। जब आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना वही है, 7 पिलर्स का क्या है। द कंप्यूट इनोवेटिव सेंटर, AI कोर्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंस, सेफ एंड ट्रस्टेड AI। यही 7 पिलर्स पर इंडिया गवर्नमेंट AI पे काम कर रहा है। ठीक है? 7 सूत्र पढ़ लीजिएगा कि भाई क्या है। ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा आपको? एथिक्स में अगर AI की बात करेगा, AI एंड एथिक्स, तो आपको बोलना होगा कि ये 7 पिलर्स AI के हैं। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क DPDP एक्ट है 2023 का, IT एक्ट है, RBI फ्री AI, प्रपोज्ड AI गवर्नेंस की बात करता है, और इसका कंसर्न और रेमेडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। नीचे में इसका पूरा डिटेल नोट्स दिया हुआ है। अभी तो यहाँ पर हमने ब्रीफ में आपको आउटलाइन बता रहे हैं। इंडिया चाइना रिलेशन से पहले हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, सपोर्ट, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रिंसिपल्स। इसको हम लोग पंचामृत योजना के बारे में BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। COP 29 में क्या हुआ, इनिशिएटिव, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड की बात करेंगे इसमें। एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग PLFS की बात कर रहे हैं। इंडो चाइना रिलेशंस हमको मैप वर्क करना पड़ेगा, कितना बड़ा बाउंड्री है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। डोकलाम क्राइसिस क्या हुआ डोकलाम में, गलवान में क्या हुआ, देपसंग डेमचौक एरिया में क्या हुआ, ट्रेड कितना का होता है, चैलेंजेस क्या है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, कोर स्ट्रेटजी की बात करेंगे। नेबरहुड फर्स्ट, इंडिया के नेबर्स, अफगानिस्तान हमने पढ़ा है, हमें और भी नेबर्स की बात करनी होगी। बिम्स्टेक, बैंकॉक समिट, मैरीटाइम आर्किटेक्चर। बिहार के वाटर सिक्योरिटी पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो फ्लड ड्रॉट का क्या पैराडॉक्स है, बाढ़ भी आता है, सूखा भी पड़ता है। मेजर रिवर कौन कौन से हैं, फ्लड के कॉज क्या है, एम्बैंकमेंट जो हम लोग बनाते हैं नहर, उसके किनारे घेराबंदी, उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है, क्या क्या हमारा इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या स्कीम्स है, जैसे कोशी के बारे में है, गंडक के बारे में है जी, कोशी, मेची, महाकाली, जल जीवन मिशन जो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की योजना थी, अटल भूजल, वे फॉरवर्ड। 5 बिगर पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार, इसमें हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण को, कर्पूरी ठाकुर को, श्री कृष्ण सिन्हा को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐप से जुड़ जाएं। ऐप में आपको एक क्लास भी मिल जाएगा और आपको पूरा डोमेन मिल जाएंगे, दैट इज ऑलमोस्ट फ्री।
ऑलमोस्ट फ्री इसलिए कि अमेजन वेब सर्विस जो ऐप चलाती है उसका कहना है कि किसी भी एजुकेशनल ऐप को मिनिमम 3 डिजिट प्राइस रखना पड़ेगा, तो इसलिए ऐप का प्राइस 101 रुपीज़ रख दिया गया, सो दैट एनी बडी कैन अफोर्ड। अगर किसी को लगता है कि भाई हमें 100 रुपये नहीं देना है तो आई विल पे, भाई आप पढ़ लीजिएगा, यही मेरा बहुत बड़ा रिवार्ड है कि आप पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 1 रुपया भी हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं। यही चीज़ हिंदी में यहाँ दिया हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, जो हमने पहला टॉपिक जो हमारा था। वही मतलब है कि हम तो बुक के फॉर्म में आपको पढ़ाते हैं कि आपको पढ़ना है। इंग्लिश का लेवल 8th क्लास से ऊपर लेवल का इंग्लिश नहीं होता है, उसी लेवल का इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वर्ड्स तो आएंगे, वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट लैंग्वेज का कोई आपको डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं होगा। गवर्नेंस एथिक्स एंड इंडियाज एआई मिशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन और सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग टास्क दैट नॉर्मली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये मशीन है या सॉफ्टवेयर है जो टास्क वैसा करता है जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही किया जा सकता है। लर्निंग, रीजनिंग भी है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रीजनिंग। एक परसेप्शन डेवलप करेगा। मान लिया कि आप अपना जाएंगे एआई पे, आप अपने हाथ को दे दीजिए तो आपका पामिस्ट्री के हिसाब से आपको पढ़ देगा। अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, वो भी कर देगा। वट एवर द एग्जिस्टिंग नॉलेज आज देयर। अपना फेस दे दीजिए तो इसके आधार से कर देगा। फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताइएगा, वो भी आपको दे देगा। फिर आप अपने बारे में कुछ लिखिएगा तो वो भी आप समझेगा कि यस करेक्ट, तो आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेगा। फिर आपके चीज़ों का आंसर आपके हिसाब से ही देगा, समझे ना। लैंग्वेज आप बदल सकते हो। डिसीजन मेकिंग, यहाँ जनरेटिव एआई है वो कभी, व्हाट इज जनरेटिव एआई? तो ये टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है, इमेज क्रिएट कर सकता है, ऑडियो कर सकता है, वीडियो भी बना सकता है। आज जनरेटिव एआई का यूज करके कुछ लोग क्लासेज वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो क्लासेज डाइसी है, आपके लिए बहुत फ़ायदे का नहीं है। मान लिया आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई महिला आके बोले कि मैं सिंधु घाटी की हूँ, मैंने ये है, यहाँ पर ये मिला, यहाँ वो मिला, मज़ा तो आएगा, लेकिन 2 मिनट टाइम आप उससे ज़्यादा अच्छा है कि किताब पढ़ें। आपकी जो किताब है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो ज़्यादा काम का रहेगा। एक ही किताब बार बार पढ़िएगा तो आपको उस वर्ड के साथ जुड़ जाइएगा। नहीं तो दुनिया भर के अगल बगल के चीज़ें इंप्रेशंस तो क्रिएट कर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको तो अपने किताब का ही पेज याद रहेगा तो वही लिख पाइएगा, है ना। आप जितना लिखिएगा उसका आंसर वही लिखिए। सुनने से तो बहुत ज़्यादा श्रुति संपन्न बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत काम का चीज़ नहीं होता है। हाँ, अगर मान लिया कभी सुनने का मन है, खाली टाइम में सुन लीजिए, तो वहाँ का कुछ पॉइंट नया मिला तो अपने किताब में ले आकर नोट कर लीजिए। इतना के लिए आपका यूजफुल है, लेकिन पढ़ना क्या है आपको? किताब। उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा। एआई गवर्नेंस क्या है? मिक्स ऑफ लॉज, प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दैट स्टीयर एआई टुवर्ड्स सेफ, फेयर, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट। ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछ सकता है, जीएस पेपर 4 एथिक्स में पूछ सकता है। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 5 नवंबर 2025 को गाइडलाइंस चालू किया। एथिक्स में पूछेगा तो लिखने की जरूरत तो पड़ेगी। है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल बेस्ड एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इंडिया का एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है 2026 में न्यू दिल्ली में, फरवरी महीना में। इसमें आपको याद होगा कि क्या हुआ था। गलगोटिया कॉलेज है एक, वहाँ के एक मैडम जो है सो एक डॉग ले आके बोली कि डॉग तो हम नहीं बनाया है। अब पता लगा डॉग चाइना का था, नहीं तो बाद में मैडम और भी ज़्यादा बाचाल की तरह बोलने लगी, तो काफ़ी छीछा लेदर हो गया इंडिया का पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे।
चाइना में एआई की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। चाइना ने क्या किया है कि पूरा का पूरा वर्क एआई पे किया और अपने सभी इंजीनियर, सभी लोगों को, एआई वालों को बाहर जाने में मना कर दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको इंडिया में, क्योंकि चाइना एआई के थ्रू वर्ल्ड का सुपर पावर बनने की बात करता है ना। तो हमारा जो इम्पैक्ट समिट हुआ था, तो सियोल में 2024 में हुआ पहले। आरबीआई फ्री एआई कमेटी रिपोर्ट 7 सूत्राज फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन फाइनेंस। तो एआई इन फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। सेबी एंड टीआरएआई यूजिंग सेक्टर गाइडेंस। टीआरएआई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रैपिड राइज ऑफ डीप फेक्स, अभी बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गया है। जो डीप फेक्स की बात है, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखिएगा तो यहाँ पर आपका एआई के लिए जो हम लोगों ने इंडियन एआई मिशन जो बनाया है इंडिया का, उसमें बजट आउटले दिया हुआ है कि 34,000 जीपीयू अवेलेबल, इतना आपको अवेलेबल करना होगा। और ये 10,372 करोड़ का बजट दिया है 5 साल में। 7 पिलर्स आपका दिया हुआ है कि ये एआई के बारे में। नीति आयोग इसके बारे में बात करता है कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई एंड एआई फॉर ऑल, रिस्पॉन्स एआई प्रिंसिपल्स। इसके अलावा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं वो बोलते हैं कि एआई को हम लोग इस पर वाइट पेपर लेके आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेशनल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क फॉर द सूत्राज, ये प्रोफेसर बी रविंद्रन आईआईटी मद्रास के हैं जो कि इसके कोऑर्डिनेटर हैं। प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशंस, कुछ फैक्ट एंड डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। 7 सूत्रा प्रिंसिपल्स जो एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। तो की डायमेंशंस, हर डायमेंशंस को एआई इफेक्ट करेगा। ये चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कि कंप्यूट एंड चिप डिपेंडेंस। अब हमको जो है चिप डिपेंडेंस मतलब सेमीकंडक्टर के लिए हमको बाहर से बहुत इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, साउथ कोरिया से, चाइना से। तो स्वाभाविक है इन चीज़ों के दाम बढ़ते चले जाएंगे। अभी देख रहे हैं कि जो चीज़ 7,000 में मिलता था वो अभी 19,000 में मिलने लगा है। कंप्यूटर चिप्स के दाम बढ़ने लगे हैं। ये जो है मॉडल ट्रेंड ऑन स्क्यूड डाटा कैन इंट्रेंस कास्ट जेंडर रीजनल बायस। डाटा को हम लोग इस तरीके से इंटरप्रेट कर देगा कि बायसनेस, प्रेजुडिस बता सकता है। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ फिल्म स्टार, कुछ पॉलिटिशियंस, खासकर फीमेल्स के लिए, कि फीमेल के लिए बड़ा इजी है, इंडियन माइंडसेट है, शोविनिस्टिक सोसाइटी है, पुरुष मानसिकता, उनमें एक विकृति नॉर्मली पाई जाती है। नॉर्मली हम स्टीरियोटाइप नहीं होंगे कि वो किसी भी महिला को देखेंगे थोड़ा तो कैरेक्टर के ऊपर में उसके ज़्यादा जाएंगे। और मैं डीप फेक से उसके कैरेक्टर पर वोट के टाइम में कुछ बना दिया, कुछ कहानी। अब उस बेचारी को तो जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं रह जाएगी, लोग उसको तो ट्रोल कर देंगे। ट्रोल करके फिर जो है उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि 30% फीमेल को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, और दूसरी तरह ये जो जनरेटिव एआई या डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अकाउंटेबिलिटी गैप, अब कभी कभी क्या होता है एआई जो है वो अपना इंफॉर्मेशन, सोर्स इंफॉर्मेशन छुपा देगा, ऐसा है। तो गवर्नमेंट का स्टेप जो है इंडिया एआई मिशन, आकोश डाटाबेस प्लेटफॉर्म, भाषिनी, भारत जेन, ये सब एक जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में। वे फॉरवर्ड लिखा हुआ ताकि मेंस का क्वेश्चंस, प्रीलिम में फोकस किस पे करेंगे,
इंडियन एआई मिशन कितने का है, इंडियन एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेसर बी रविंद्रन जो कोऑर्डिनेटर हैं, सेवन सुतराज, और इस सबों का एआई का समिट हुआ था 2026 में। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। पॉसिबल क्वेश्चंस बीपीएससी यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है, कंसीडर स्टेटमेंट्स ऑन इंडियन एआई मिशन विच आर करेक्ट, सेवन सूत्रा कौन नहीं है, मैथ इंस्टीट्यूशंस किसका क्या फंक्शंस है, मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपका एआई के ऊपर में है। दूसरा टॉपिक हम लोग ला रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। एवरी ईयर क्वेश्चन इज कमिंग, ये नहीं कि इस बार आएगा, हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में हर साल पूछना ही पूछना है, मतलब आउट क्वेश्चन करीब करीब होता है, पूछ ही रहा लगातार, आगे भी पूछेगा, क्योंकि क्लाइमेट बहुत बड़ा मैटर है और हम लोग हर दिन क्लाइमेट पर कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन क्लाइमेट फिनांस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लाइमेट का चेंज जो हो रहा है उसमें फंडिंग कहाँ से होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे इथेनॉल 20 पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, इथेनॉल 20, लेकिन इथेनॉल जो खरीद रहे हैं पर केजी वो रेट हम लोग घटा नहीं रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो किसान मक्का उगाया है, वो किसान चावल उगाया है। मक्का उगाया है तो उसने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया। क्या किया है? कार्बन का स्थिरीकरण किया है। जो कार्बन इन्वायरमेंट में डीजल गाड़ी चला के या भट्ठा वाला, जैसे गांव में क्या होता है, एक भट्ठा होता है, भट्ठा समझ रहे हैं ना, ईंट जो बनाता है, चिमनी, बड़ा बड़ा, तो फायर ब्रिक क्लिंच कहते हैं उसको, है ना। तो कोयला उसमें डालते हैं और चिमनी होता है, तो काफ़ी धुआं छोड़ता है। उसमें भी बात चल रही है कि भाई कैसे उसको हम ठीक कर लेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर बना के कि धुआं कार्बन कम छोड़े। क्या बना के? कैटालिटिक कन्वर्टर, है ना, ताकि पॉल्यूशन अरेस्ट कर ले कार्बन को। लेकिन धुआं तो है ऊपर में, और धुआं तो इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। उस धुआं को कैसे ख़त्म करेंगे? अगल बगल में जो खेती हो रही है, जो पेड़ पौधे हैं, उस धुआं के कार्बन को लेंगे और क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे और कार्बन को अस्थिर कर देंगे। किस तरह से? कटहल का पेड़ है तो कटहल का कोआ खाइएगा आप, तार का पेड़ है तो तरकोआ खाइएगा, मेज का है तो मेज का कॉर्न खाइएगा, गेहूँ खाइएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है किसान लोग। तो किसान को फायदा पहुंचना चाहिए कि नहीं? कि भाई आपने, शहर वालों ने कार्बन डाला, फेंक दिया, धनी लोगों ने अपने चिमनी से कार्बन फेंक दिया, तो किसानों को फायदा मिलना चाहिए। और जो कार्बन जो फेंका उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कैसे सजा दीजिएगा? कोई जेल थोड़ी डाल दीजिएगा। तो क्या करेंगे? उसके ईंट के ऊपर में टैक्स लगा देंगे। चिमनी वालों के लिए आज के न्यूज़पेपर में है कि पंचायत को 5,000 रुपया पर सालाना चिमनी वालों से टैक्स लेने का पावर दे रहा है। तो ग्राम सभा या मुखिया जी जो हैं, 5,000 रुपया, उनके पंचायत में 5 चिमनी है तो साल में 25,000 रुपया तो आएगा, है कि नहीं? उससे कुछ पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे वो। बात समझे कि नहीं? तो कौन पे कर रहा है? जो पोल्यूट कर रहा है वो पे करेगा। सही बात है। हम तो अब जाके धनी हुए हैं। ये अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले तो पहले ही से पोल्यूट करते जा रहे हैं। हमारे पास तो उस समय कुछ था ही नहीं, हम तो बैलगाड़ी से चलते थे और आप उस समय पोल्यूट करते थे। तो आपने पोल्यूशन किया और अब हम परेशान हो रहे हैं, हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो हमको पैसा कौन देगा? अमेरिका वाले देंगे, डेवलप्ड नेशन देंगे। यही समझिए क्लाइमेट फिनांस है। क्या है ये? क्लाइमेट फिनांस है। तो लोकल, नेशनल एंड ट्रांसनेशनल फंडिंग समझ में आ गया। लोकल फंडिंग का मतलब समझ में आ गया। चिमनी वाला 5,000 रुपया दे रहा है,
नेशनल और इथेनॉल का दाम हम नहीं घटा रहे हैं क्योंकि किसानों को फायदा हो रहा है, ठीक। नेशनल, ट्रांसनेशनल, पब्लिक प्राइवेट एंड ब्लेंडेड सपोर्ट मिटिगेशन, मिटिगेशन माने कमी करना, मिटिगेशन करता है, हिंदी में मिल जाएगा। एन अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, UNFCCC, ये परसों भी हम पढ़ाए थे, IPCC, UNFCCC। डेली अगर आप मेरे साथ पेज में नहीं चलिएगा तो बाद में सब लैटिन ग्रीक समझ में आने लगेगा, फिर बाद में एग्जाम में बोलिए अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 250 नंबर का GS पेपर 3 है। अब बच्चे यहाँ पर बड़ा बुरी तरह, कोई 80 नंबर ला रहा है, कोई 70 नंबर ला रहा है, बहुत कम ही स्टूडेंट है जो 125 नंबर ला रहे हैं। देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, 40-45 नंबर का डिफरेंस यही हो रहा है, और 10 नंबर में तो पूरा गेम खत्म हो जाता है। कारण यही है कि बच्चे डेली व्यूज एंड न्यूज के साथ जुड़ते नहीं हैं, जुड़ेंगे तो सब चीज़ उनके दिमाग में चलता रहेगा, और जब वो सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनको समझ में आता रहेगा। तो डेवलप्ड कंट्री का एक ऑब्लिगेशन है कि वो डेवलपिंग कंट्री को पैसा दे, क्योंकि आपने, चाइना वालों ने पहले ही आपने पोल्यूशन करके रखा है, रशिया वालों ने पहले ही रखा है, और अब आप हमको बोलते हो कि आप ये वाला एसी मत लगाइए, ऐसा एसी लगाइए जिसमें कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी किसके पास है? जर्मनी के पास है। तुमको जर्मनी वाला तुम बिना कस्टम ड्यूटी का दो, तब ना हम वहाँ पर लगाएंगे, नहीं तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम यही काम करेंगे। तो ये ऑब्लिगेशंस है। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? इस प्रिंसिपल को कहते हैं CBDRRC। क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछ देगा BPSC में, दरोगा में, यही सब क्वेश्चन आता है। CBDRRC, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जर्मनी वाले ज़्यादा पैसा देंगे, नीदरलैंड वाले थोड़ा कम दे देंगे, समझ रहे हैं ना? अमेरिका ज़्यादा देगा, सब मिला के एक जगह पैसा जमा करेगा UNFCCC में, एक जगह फंडिंग जमा करेगा, और उस फंड से जो है डेवलपिंग कंट्री हमारे जैसे देश को पैसा मिलेगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा खेती वालों को फैसिलिटी देंगे, ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करने में मदद करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन क्या करना होगा? कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस कम जलाइए, और किस पर शिफ्ट करना होगा? सोलर पे, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, विंड पे, पानी पे, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर भी फिर भी बेटर है क्योंकि कार्बन तो नहीं छोड़ता है, ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग पढ़ेंगे इस पर, विथ इफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिक कार जो है वो तो बड़ा फायदा कर रहा है। आइडियली ए जस्ट ट्रांजिशन दैट प्रोटेक्ट्स वर्कर्स एंड कम्युनिटीज। ये क्यों न्यूज में आया ये वाला? क्योंकि लगातार इस पर बात कर रहे हैं। COP30 बेलेम ब्राज़ील में, कब? नवंबर 2025। कहाँ पर? बेलेम ब्राज़ील में। चलिए, तो ये जो बेलेम ब्राज़ील जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ COP क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है ना, जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करता है आपस में सभी देश मिलके कि भाई हम लोग किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। पूरे वर्ल्ड का पर्यावरण तो एक ही है ना भाई, ये तो नहीं कि अमेरिका का आसमान अलग है, हमारा आसमान शब्द जुड़ा हुआ है। तो एक बेलेम पैकेज बना, ग्लोबल मोतीराव 29 डिसीजंस। इम्पॉर्टेंट है ये कि बेलेम ब्राज़ील में क्या हुआ। COP30 आउटकम्स, ट्रिपल अडेप्टेशन फिनांस बाय 2035, बताया कि 1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2025। इतना पैसा तो देना पड़ेगा, तभी ट्रांजिशन मैकेनिज्म चालू होगा, और हमारा जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टारगेट है वो मीट हो पाएगा। क्योंकि माना जा रहा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब प्रलय, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब अभी के कंडीशंस। बात समझे? आप बोले 0.5 का मतलब क्या है, हम पहले भी समझाए थे, ग्लोबल मीन टेम्परेचर होता है। COP29 इससे पहले हुआ था बाकू में। इसमें हमने NCQG, ये क्वेश्चन पूछा हुआ NCQG क्या था 2025 के एग्जाम में। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, इंडिया क्रॉस्ड 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज। इंडिया ने अपना काम शुरू किया है और बोलता है कि भाई हम अपना टारगेट 2030 का जो है वो हम लोग मीट करेंगे। इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, पंचामृत वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन इस पर। ग्लासगो उस समय हुआ था, COP26 2021 में। ये बताया कि इसमें 5 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो पूछ देगा पंचामृत क्या है या क्या नहीं है, तो 4 लिखेगा, उसमें 1 रहेगा पंचामृत नहीं रहेगा। तो आपको तो 5 याद रखिएगा तभी ना पंचामृत कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बोला कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030, 500 गीगावाट का हमको कैपेसिटी बनाना पड़ेगा। 50% एनर्जी हमको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लेना पड़ेगा, सोलर से लेना पड़ेगा, हाइड्रो से लेना पड़ेगा, विंड से लेना पड़ेगा। कट प्रोजेक्टेड इमिशन बाय 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन कार्बन हमको कम करना पड़ेगा। रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 45%, GDP में जो हमारा इमिशन इंटेंसिटी है उसको घटा के आधा से भी नीचे लाना पड़ेगा। और 2070 में जाके हम नेट जीरो हो जाएंगे। जितना कार्बन हम छोड़ेंगे उतना हम लोग पेड़ पौधा से अस्थिर करवा लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं हम जमा कर देंगे, मतलब टेम्परेचर राइज हम नहीं होने देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था 2017वीं या 71वीं बीपीएससी के लिए, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। होता क्या है कि लोग सोचते पीटी निकल जाए तो हमने मेंस देंगे, और दिक्कत ये होती है कि जब मेंस आता है तो एकाएक मेंस का लेवल यूपीएससी के लेवल से ज़्यादा हाई हो जाता है। जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 1 का भी एक पोर्शन का। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री कल्चर तो बच्चा वाला, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 तो लिखा देंगे, वही पूछ देगा। वहाँ तो सीधे सीधे सबका आंसर लड़ जाता है, तो कोचिंग वाले हल्ला करने लगते, मेरा लड़ गया, मेरा लड़ गया, मेरा लड़ गया, सबका लड़ गया। दरअसल 20 ही तो क्वेश्चन है, 5 पिछले साल पूछ लिया, 15 लिखा देंगे। वो आना ही आना है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो किस में, हिस्ट्री कल्चर वगैरह। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन का लेवल आईएएस के क्वेश्चन से ज़्यादा डेवलप रहता है, ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, बीपीएससी के बच्चों में कंपटीशन है, लेकिन आप लाइफ जानते ही नहीं है तो क्या लिख लीजिएगा? बात समझे कि नहीं? आप पंचामृत वर्ड सुने ही नहीं तो क्या लिख लीजिएगा? तो इसके लिए आपको व्यूज एंड न्यूज में रहना पड़ेगा, तो पीटी निकल के अभागा बन जाएंगे। पता लगा कि हम और ख़राब स्थिति में, कि पीटी निकाले कभी निकला ही नहीं, है कि नहीं? तो ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंडिया पुश फॉर माइंडफुल सस्टेनेबल कंजम्पशन, यूएन रिकॉग्नाइज किया इसको। इंडिया पावर सेक्टर माइलस्टोन्स वेरी फॉर द सोर्स, और ये हमने आपको दे दिया कि 70%। पॉलिसी बैकग्राउंड, क्या क्या पॉलिसी बैकग्राउंड है ये सभी एक जगह डाल दिया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अडेप्टेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। COP27-28 ग्लासगो वगैरह में इस पर बात हुई थी। MCDQ इसमें आपका ये है। बाकू में क्या किया है कि 1.3 ट्रिलियन की बात कर रहा है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाने की बात कर रहा है ताकि लोग बॉन्ड खरीदें। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट डाटा कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पे काम हो रहा है। सोलर है। PM कुसुम योजना क्या है, इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोलर फॉर फार्मर, अभी क्या होता है कि फार्मर जो डीजल जो जलाते हैं, ज़्यादातर बिजली जो आ रही है कहाँ से आ रही है, किसका बिजली हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर बिजली हम लोग कोयला का करते हैं, कोयला जलाते हैं। कोयला जलाएंगे तो कार्बन, बिजली अगर हमारा
सोलर से आए या विंड से आए या पानी से आए तो क्लीन बिजली होगा, है कि नहीं। तो पीएम कुसुम योजना बोलता है बिजली से मोटर नहीं चले, बिजली से जो आपका सबमर्सिबल पंप नहीं चले, इसको सोलर से चलाओ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर द सोलर पीवी मॉड्यूल्स एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स बैटरीज। यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी यूपीएससी में पूछ दिया था बैटरी के ऊपर में। कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट क्या है जो हम समझाए हैं आपको कि कितना कार्बन पर कितना टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स, अब क्या है कि इंडिया में का स्टील यूरोप वाला महंगा खरीदता है। क्यों खरीदता है इंडिया का स्टील महंगा? इंडिया का लोहा जो है यूरोप में जाता है तो महंगा खरीदता है, वो लोग टैक्स लगा देता है। क्यों क्यों ज़्यादा टैक्स लगा देता है? हमको नुकसान होता है टैक्स लगाने से, कम बिकता है। तो उसका कारण है, वो बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो लोहा बनाती है वो उसमें बिजली जलाती है जो कोयला से बनता है, या वैसे भी कोयला का इस्तेमाल करते फर्नेस में, इसलिए हम उनको महंगा कर देंगे। तो फाइनेंस नीड, तो ये जो है आपका ट्रिपल एनुअल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना है। की डायमेंशंस चैलेंजेज क्या क्या है? फिनांस गैप, कोल डिपेंडेंस हमको कम करना है, स्टोरेज बढ़ाना है। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम, सोलर एंड एसीसी बैटरी पीएलआई, नेशनल सोलर मिशन, सोलर ग्रीन बॉन्ड्स, कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम। ये जो बैटरी जो आपका टोटो में लगता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, फेम योजना कहते हैं। तो फेम योजना के अंतर्गत हमको बिजली का चलने वाली बैटरी की बात करनी है। तो आई फील दैट प्रीलिम्स का फोकस आपको यहाँ दे दिया पंचामृत, COP 30, और मेंस के फोकस में आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बना के दे दिया है। यूपीएससी या बीपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन भी आपको हमने दे दिया, पीटी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से। तीसरा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पर आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? समग्र विकास, ब्रॉड बेस्ड, सबका भला, सबके लिए जॉब मिल जाए, इनइक्वालिटी असमानता कम हो जाए, इसको कहते हैं इंक्लूसिव। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा वर्कर को ले सकता है। अब इंडिया में दिक्कत क्या है? सबसे ज़्यादा वर्कर किस सेक्टर में एम्प्लॉय हो जाते हैं? उसके बाद सर्विस सेक्टर, मतलब ओला वाले, ब्लिंकिट वाले, अमेजन वाले, है ना, पोर्टर सब, ड्राइवर, इसमें ज़्यादा है। इनकी सैलरी बहुत कम है। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत कम सैलरी है। टीचिंग असिस्टेंट, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। और उस एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि सैलरी कम है, लोगों का इनइक्वालिटी डेवलप होता है, पैसा का सेविंग ही नहीं है उन लोगों को। अब बेचारे जो रैपिडो चलाता है उसको कहाँ से पैसा बचेगा, है कि नहीं। तो किसका ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इज सेंट्रल, क्योंकि इट कैन अब्जॉर्ब वर्कर्स। तो हमें अगर एग्रीकल्चर के ज़्यादातर वर्कर को मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएं तो हमारा फायदा ज़्यादा है। तो ये जो रिपोर्ट है PLFS का एनुअल रिपोर्ट, यही बात करता है कि फर्स्ट कैलेंडर ईयर रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% हो गया है। तो PLF नाउ गिव्स मंथली ऑल इंडिया और क्वार्टरली रूरल एरिया स्कीम। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं हम लोग। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये जो है 59.3%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये भी कम है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पहले से भी कम हो गया। ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पॉलिसी बैकग्राउंड में हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, डिटेल में है, पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ से आपको मेंस का क्वेश्चंस मिलेगा जो कि बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडो पैसिफिक। इंडिया चाइना रिलेशंस में जो है हमको एक तो मैप बनाना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करनी पड़ेगी, कोऑपरेशन किस किस फील्ड में हमारा है, कंपटीशन कहाँ है, इंडो पैसिफिक में है, कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर पाकिस्तान का नेक्सस का। इसको ड्रैगन एलिफेंट रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं, ड्रैगन चाइना, एलिफेंट इंडिया। इंडो पैसिफिक इज स्ट्रेटजिक मैरीटाइम स्पेस, इंडिया पैसिफिक का। तो वाई इन न्यूज 2024-25 में, 2020 में जो गालवान का क्लैश हुआ, गालवान देखना पड़ेगा मैप में आपको, अक्साई चीन एरिया के नीचे आपको कहाँ पर है। बॉर्डर डिसएंगेजमेंट हुआ, एग्रीमेंट किया गया। मोदी जी का मीटिंग है ब्रिक्स समिट में 2024 में, मोदी विजिट किए हैं एससीओ समिट में 2025 में। तो फर्स्ट विजिट इन चाइना इन 7 years। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे रिलेशन के बीच में, स्ट्रेंथ हमारे बीच में चल ही रहा है। बॉर्डर, ट्रेड, मल्टीलेटरल और नेबरहुड, यही 4 हमारा कैटेगरी में हमको बांटना होगा इस आंसर को। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चलते हैं। भारत चीन का रिलेशन में पंचशील का बहुत बड़ा योगदान है 1954 में। उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई हुआ, लेकिन तुरंत क्या हो गया, लड़ाई हो गया। बॉर्डर एग्रीमेंट 1993-1996 में हम लोगों ने बात किया, और ये हम लोग 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हमने किया कि हम आपस में अटैक नहीं करेंगे। महाबलीपुरम में बैठ के मोदी जी और दोनों मिलकर खूब डिस्कशन भी किए, और बोला कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो चाइना एक बना रहा है अपना पोर्ट के पर जाने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात किए। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश हमारे बीच में प्रॉब्लम है, चाइना के साथ हमको बजट नुकसान होता है। क्वाड में आपको जो है इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेशन, इंडो पैसिफिक विजन, ये सब जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हमको चाइना से हम अलग अलग थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं। अभी चैलेंज तो आपको दिख ही रहा है कि भाई बाउंड्री डिस्प्यूट को ठीक करना होगा, चाइना पाकिस्तान का नेक्सस बना हुआ है। आपको एक जगह पूरा मिल जाता है, यू हैव टू रीड इट। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपके साथ ये हो जाएगा कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पर है और हम यहाँ पर है, तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, रोड मैप आपको खुद ही हर दिन समझ में आता रहेगा। अभी हो सकता कुछ पॉइंट आपको समझ में ना आता हो, धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ा के समझाना शुरू कर देंगे। अभी तो हम लोग कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट, यानी हम छोड़िए इसको। अब हम लोग बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बिहार का मैप बनाना पड़ेगा, मैप में रिवर दिखाना पड़ेगा, कौन सा रिवर कहाँ से निकल के कहाँ पर घुस रहा है, किस जिला में आ रहा है, कौन कौन जिला होके पार कर रहा है, घाघरा नदी में कैसे निकलती है, कहाँ आके बिहार में मिलती है, आपका सोन नदी का ओरिजिन कैसे होता है, कैसे आके बिहार में घुसता है और कहाँ जाके मिलता है, फल्गु नदी का क्या कंडीशन है, कोसी कैसे आ रही है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है, और इस तरह के नदियों का आपका पूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ का दिक्कत क्या है, अभी क्या हुआ है कल परसों, बीरपुर, हनुमान नगर, कोसी, सहरसा जिला 56 गेट कोसी का खोल दिया, पूरा सुपौल जो है बहने के कगार पे है। तो ये आपका डाटा दिया हुआ है कि करीब 11.8 लाख लोगों को जो है सो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जो हमारे पास कौन कौन सी बॉडी है बिहार में जो इस पर काम कर रही है, तो इसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इजी है, ये पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। और बीपीएससी यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पर 5 पर्सनैलिटी के नाम हैं, देख लीजिएगा इसको, क्योंकि पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा पूछता है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जयप्रकाश नारायण का है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में,
अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में होगा, फिर आपका कृष्ण प्रसाद सिंह के बारे में होगा। तो ये 5 पर्सनैलिटी का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो ये आपका आज का व्यूज ऑन न्यूज इन फोकस है। हम जानते हैं कि न्यूज इन फोकस डेली करने में आपको मिनिमम 2-2.5 घंटा टाइम लग जाता होगा, तो लेकिन इसको डेली करिएगा, तभी आप ग्रेजुअली यूपीएससी के लेवल को या बीपीएससी के लेवल को मैच कर पाइएगा। नहीं तो वही आधा अधूरा तैयारी होगा, पीटी निकल गया, मेंस नहीं, मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं, फाइनली लौट के बुद्धू घर के आए नहीं। तो वही होना, वो होने से फ़ायदा नहीं है। निकले तो अपने लेवल को अचीव कर ले। लेवल अचीव करने वाले बिहार में 500-600 लोग होते हैं, और हमेशा 500-600 से ऊपर ही वैकेंसी आती है कि नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को जानते थे बहुत पहले, हम लोग भी यही किए हैं। हम लोग क्या थे, हम लोग इस लेवल को जानते थे कि बीपीएससी का लेवल यहाँ है, तो हम लोग लेवल अचीव करके थोड़ा ऊपर पहुँच गया, तभी रैंक ले आए, क्योंकि हम लेवल अचीव कर लिए। तो यही तरीका है, लेवल अचीव तो करना पड़ेगा, और रास्ता यही है कि आपको डेली न्यूज एनालिसिस कीजिए, वहाँ से मेंस पीटी का क्वेश्चन निकालिए, और आप 6ठा से 12वां का जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो बहुत ईजी है पढ़ने में ना, उसको बार बार उसी किताब को पढ़िए, उससे आपका काम चल जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे 6:15 पे NIT घाट पे। जिसको भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए आइए, बात कीजिए, हम उनको गाइड कर देंगे। ठीक है, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में।